देर में आपको बताऊंगा। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, 11 मिनट हो गए, 4:36। अब पौना घंटे से भी कम का वक्त रह गया है पश्चिम बंगाल में वोटिंग का, और बहुत जल्द आपको सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव रहा इन 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों के हॉट टॉपिक्स क्या रहे, किन मुद्दों पर पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, किन मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे को घेरती रही है, उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जो चुनाव प्रचार के दिन छाए रहे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अवैध घुसपैठिए, यूसीसी, ये पश्चिम बंगाल, असम, ये हर जगह ये मुद्दा रहा। और वोटर लिस्ट संशोधन का मुद्दा भी देश भर में 5 राज्यों में जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के हुए, वहां पर रहा। और कट मनी, भ्रष्टाचार, रोजगार, उद्योग, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पश्चिम बंगाल में मछली, मांस, अंडा, सनातन एकता, मुस्लिम वोटर और काबा वर्सेस मां काली का मुद्दा छाया रहा। तो बंगाल चुनाव में अब की बार एम फैक्टर भी खूब चला है। जरा इसको समझिए कि एम फैक्टर क्या क्या रहा और कौन कौन से एम फैक्टर को लेकर कौन उतर गया। ममता बनर्जी का फैक्टर रहा, मोदी का फैक्टर रहा, मुस्लिम फैक्टर रहा, महिला फैक्टर रहा, मतुआ फैक्टर रहा, माइग्रेंट्स का बड़ा फैक्टर रहा, माछ और मां, माटी, मानुष की नॉनवेज खाकर दिखाना पड़ा कि सरकार आ जाएगी। तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ करने वाले हैं कि यहां नॉनवेज खाने वालों को दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से हमें निश्चित तौर पर देखिए, अगर कैंपेन को पूरा देखिए तो एक तरह से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और पूरा ये कैंपेन अगर बीजेपी की तरफ से देखिए तो सबसे बड़ा मसला जो था एक घुसपैठ का था और दूसरा महिला सुरक्षा का, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से आरजीकर का हुआ, संदेश कली घटनाएं हुई, तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके बाद पूरा माहौल बदला। तो मुझे लगता है ये 2 मसले सबसे महत्वपूर्ण थे जिसके आधार पर बड़ा फैक्टर था मछली वाला। मछली बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, मुझे लगता लोग समझ रहे थे कि ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, इस तरह की बातें होती है, लेकिन बड़ा मसला तो मतलब महिला सुरक्षा। सोचिए कि बंगाल में कोई सरकार आ जाए और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार चलानी हो और वहां कह दे कि मछली हम नहीं खाने देंगे लोगों को, मछली की दुकानों पर ताला लगा दे, सरकार आ जाएगी क्या? आप सोचिए कि आप जो बात कर रहे हैं, जो आप मुद्दे ले रहे हैं, उठा रहे हैं, उन मुद्दों में कम से कम इतनी जान तो होनी चाहिए कि लोग समझ जाएं कि आप सही जगह पर हिट कर रहे हैं। तो मोदी भी एक बड़ा फैक्टर है। ये देखिए, वो तस्वीर है जिसके बाद ये वीडियो इतने मिलियंस लोगों ने देख लिया। मुझे लगता है कि जितने मिलियन पश्चिम बंगाल में वोटर्स नहीं है, उससे ज्यादा तो ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चारों तरफ बिखर गया। और इस वीडियो ने ऐसा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ऐसा लगने लगा कि भाई इस वीडियो से अपना काम कहीं बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होने वाला है। ये तस्वीर देखिए, ये काफी वायरल और वो तस्वीर रही जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हमें। इसका असर हो रहा है, मतलब आपको लगा कि इसका असर हुआ? नहीं, मुझे लगता है देखिए, राजनीति में और चुनाव है तो कैसे चीजों को भुनाया जाए, उसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री, देखिए ये काम कोई दूसरा भी नेता कर सकता था, ममता भी जा सकती थी। और वो झालमुड़ी की दुकान जाना, इसके 4-5 दिन बाद वो गंगा नदी चली गई, जो हुबली के बगल में, वो जाके वहां पर नौका विहार किए हैं और बाकायदा फोटो खींचा, लोगों से मुलाकात की। आप देखिए, गैंगटॉक में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका भी संबंध यहां से है। मुझे लगता है ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ता है कि कैसे बड़ा होता है। और प्रधानमंत्री जिस लीग में प्रधानमंत्री बैटिंग करते हैं उसमें किसी पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि मोदी फैक्टर, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे लोकसभा में तो होते ही है, लेकिन विधानसभा का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, मोदी फैक्टर चलता है। क्योंकि मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम बोलने लग जाता है वहां पर। और ये ममता बनर्जी देखिए बाहर निकल रहे हैं, क्या वोट देके बाहर निकल रहे हैं? वोट देके निकली बाहर क्या? हाँ, वोट देके बाहर निकले। देखिए, सुबह से ममता बनर्जी डटी हुई थी, वोट करने के लिए नहीं गई थी। मुझे लग रहा है कि इंतजार कर रही थी कि जब इत्मीनान हो जाएगा उनको कि नहीं अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है ना, उसके बाद शायद उन्होंने तय किया होगा कि उसके बाद मैं वोट करने जाऊंगी, क्योंकि मैं अपना वोट तो कर ही लूंगी, बाकी सब जो हमारे समर्थक और वोटर्स हैं वो वोट कर लें। तो अब जब थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, लगभग पौने घंटे का वक्त बचा हुआ है, ठीक पौने घंटे का वक्त बचा हुआ है, तो ममता बनर्जी पहुंची हैं और उन्होंने वोटिंग की है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि बंगाल की बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की भी बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कौन कौन से मुद्दे गर्म रहे, यानी कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हुआ। असम चुनाव के मुद्दे रहे अवैध घुसपैठिया, यूसीसी, बाल विवाह, बहुविवाह, पासपोर्ट विवाद, डेमोग्राफी का जो एक बड़ा विवाद रहा, और परिसीमन। और इसके साथ ही अब आपको बता देता हूं कि केरल यानी कि केरल के चुनावी मुद्दे क्या क्या रहे। सिल्वर लाइन परियोजना,
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सबरीमाला का जो पूरा मामला चला, एंटी इनकम्बेंसी, कर्ज का मुद्दा और कृषि संकट, तो ये मुद्दा रहा केरल का। लेकिन इसके साथ तमिलनाडु में भी चुनावी मुद्दों ने खूब इस बार हंगामा किया। मतलब दिल्ली तक बात आ रही थी, बात सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं रुक रही थी, दिल्ली तक बात आ रही थी। और भाषा विवाद का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। मुफ्त की रेवड़ी, परिसीमन, केंद्र राज्य संबंध, डिलीवरी बनाम विचारधारा और जाति की राजनीति, इन तमाम मुद्दों ने इन प्रदेशों में भी चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन कितना प्रभावित किया और क्या उसका प्रभाव यह होगा कि चुनावी नतीजों पर उसका असर पड़ने वाला? अर्पिता केरलम से हमारे साथ है। अर्पिता, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने एकदम सही कहा, बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर इस बार वोटिंग हुआ है। जैसे कि शबरीमला इशू एक बहुत बड़ा टॉपिक था, जो एलडीएफ, कांग्रेस, बीजेपी तीनों पार्टियों की तरफ से ये बार बार ये मुद्दा उठाया गया है। उसके अलावा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा टॉपिक था, क्योंकि बार बार बीजेपी और कांग्रेस बोल रहे थे कि ये जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है, उन्होंने शबरीमला में जो भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जो गोल्ड लूट, जो चोरी किया, गोल्ड का जो चोरी किया, सोने का जो चोरी किया है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट ये देखना है कि कैसे इम्पैक्ट होगा इस इलेक्शन पे, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे लोगों से बात किया, मैंने पूरे त्रिवेंद्रम से लेके कासरगोड तक ट्रैवल किया है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों से बात की है, तब एक सेंस आया कि बहुत क्लोज कंपटीशन होने वाला है इस बार। भले वो यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, ऐसे क्लियर कट समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साइड ये होगा। बट एक बात जरूर है कि बीजेपी जो 2016 तक सिर्फ 2016 में एक बार उन्होंने एक सीट जीता था असेंबली इलेक्शन में केरल में, वो है त्रिवेंद्रम से नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो उसके अलावा बाकी कोई भी सीट्स बीजेपी ने कभी भी केरल में नहीं जीता था। बट हाँ, लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपना अकाउंट खोला था, जहां पे त्रिशूर में सुरेश गोपी ने जीता था। त्रिशूर से सीट, वो यूनियन मिनिस्टर भी है। उसके अलावा एक लाइन में बताइए कि क्या बीजेपी इस बार बढ़त बनाने वाली है? क्या सरकार बदलने वाली है? क्या आभास क्या हो रहा है? क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? तो वोटर्स जो जिस तरीके से घर से निकले, उनके मन की बात जो समझ में आई है, वो क्या बता रही? देखिए, बीजेपी इस बार जरूर हिस्ट्री बनाएगी, एक सीट से ज्यादा जरूर इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। रही बात सरकार कौन बनाएगा, कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, बट फिर भी अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो बहुत बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, जनगण का मन 4 तारीख को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के। लेकिन उससे पहले आज कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। यानी कि आपको एक सेंस हो जाएगा, आप समझ पाएंगे कि माहौल क्या रहा इन 5 राज्यों में। सबसे वो डीएमके की वोट खाएंगे, क्योंकि उनकी ज्यादातर पॉपुलैरिटी यंग में है और अर्बन पॉपुलेशन में है। वो ज्यादातर माना जाता है कि वो डीएमके की वोट बेस है, खासकर महिला, वुमेन, माइनॉरिटी और जो है दलित्स, ये 3 वोट बेस सेम सिमिलर वोट बेस है डीएमके और टीवीके के, जिसने टारगेट किया है। क्या टीवीके डीएमके की वोट ले जाएगी, क्या वो एडीएमके को हर्ट करेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ तक जिस तक चुनावी मुद्दा था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब वहां पे कैंपेन किया था, कहा था कि ये स्टेट में यहाँ की जो डीएमके सरकार है वो करप्शन में मुलविस है, यहाँ पे परिवारवाद है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है। स्टालिन ने लेकिन ये मुद्दा पूरा सेंटर वर्सेस स्टेट किया, कहा कि अगर भाजपा और डीएमके मिलकर यह सरकार बनाएंगी तो वो तमिलनाडु को दक्षिण प्रदेश करेंगे। और खासकर हिंदी का मुद्दा उन्होंने फिर उठाया, और डीलिमिटेशन का जब इशू हुआ तो उन्होंने पूरा इस जम के इसका फायदा उठाया, कहा कि डीलिमिटेशन जो है, जो भाजपा जो है सदर्न स्टेट्स को खासकर तमिलनाडु को टारगेट करके बनाया गया है। ये काफी मुद्दे रहे इलेक्शन में। आज अभी तक तो सर्वे ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि डीएमके को स्लाइड एज है। इन मुद्दों का इंपैक्ट क्या होगा वो देखने के बाद। जी, जैसे एक फ्रीबीज एक बड़ा सवाल रहा जिस इस इलेक्शंस में, और करप्शन को लेकर भी काफी सवाल रहा। टीवी के और डीएमके जम के एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं कि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है। अमित हमारे ये जानकारी दे रहे हैं कि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। यानी कि अभी मुझे लग रहा है कि वो 93% वाला रिकॉर्ड आज टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा, मुझे तो लग रहा है टूट